Hi everyone, welcome back to my channel. I am Aarti Kaushik again here with another video. एंड ये जो हमारी वीडियो है ये पार्ट 2 है किसका, लिपिड मेटाबॉलिज्म का। हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल कैसे सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में, और जो डाइटरी हमारे टैग होते हैं या फिर हमारे जो स्टोर्ड टैग होते हैं उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कैसे तोड़ा जाता है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है लिपिड मेटाबॉलिज्म के पार्ट 2 की, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में मेनली हम सिंथेसाइज क्या करते हैं, 16 कार्बन कंटेनिंग चेन वाले ट्राइसाइल ग्लिसराइड की, यानी कि पाल्मिटिक एसिड को हम यहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं। किसको सिंथेसाइज करते हैं, पाल्मिटिक एसिड को। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद मी और हम समझते हैं इस टॉपिक को। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो पहले वीडियो देख लीजिए फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं एमसीक्यू डिस्कस कर रही हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने पीडीएफ शेयर की है। अगर आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल शेयर माई फाइल्स विद यू। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। देखो, बायोसिंथेसिस का मतलब क्या है, बनाना, मैन्युफैक्चर करना। किसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फैटी एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो TAG ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से बाइंड करके हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, तो जो फैटी एसिड है वो क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है बेसिकली, उसमें कार्बन हाइड्रोजन होती है। ठीक है, जो हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो जो ये बायोसिंथेसिस है इन हाइड्रोकार्बन चेन की, जिससे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होकर इनको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये कहाँ पे होती है, ये एनिमल और ईस्ट सेल के अंदर साइटोसोल में होता है, यानी कि उनके साइटोप्लाज्म में होती है, और प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स जो होता है उसका। ठीक है, तो एनिमल और ईस्ट सेल में, यानी कि एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म में और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होती है, फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन्वॉल्व स्टेप वाइज एडिशन ऑफ 2 कार्बन यूनिट, मतलब हर एक स्टेप में एक स्टेप वाइज प्रोसेस होगी, जिसमें हर एक स्टेप में 2 कार्बन की यूनिट बाइंड होंगी, फिर 2 होंगी, फिर 2 होंगी, इस तरह से। मान लो स्टार्टिंग हुई 2 कार्बन की चेन से, फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 हो गए, उससे नेक्स्ट में 6 हो गए, उससे नेक्स्ट में हमारे 8 हो गए, इस तरह से कार्बन जुड़ते जाएंगे। और सप्लाई कौन करेगा कार्बन को, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है, पहले ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनाता है। पहले ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से पायरुवेट बनाता है, फिर पायरुवेट जो होता है वो हमारा क्या करता है, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कार्बन ऐड कर रहे हैं वो कहाँ से गेन कर रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए से, जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन होता है पायरुवेट। पायरुवेट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ठीक है, तो ये सप्लाई किए जाएंगे किसके द्वारा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, अगर ये नहीं समझोगे तो पूरी प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो समझना क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फॉर्म होता है। ठीक है, अब वो मैट्रिक्स से उसको आना कहाँ पे पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला कि एनिमल और ईस्ट सेल के अंदर जो फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस है वो साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, बट हमने बोला कि यहाँ पे जो प्रोटीन है, जो फैटी एसिड है वो बनेगा, हर स्टेप में 2 कार्बन यूनिट ऐड होंगी। ठीक है, हर स्टेप में 2 कार्बन यूनिट ऐड होंगी और उन कार्बन यूनिट को सप्लाई करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। बट ये एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स से उसको साइटोप्लाज्म में क्या करवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये साइटोप्लाज्म में जा नहीं सकता। कौन नहीं जा सकता, एसिटाइल कोएंजाइम ए साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए सटल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट करते हैं सिट्रेट में। ठीक है, सिट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो फिर साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है और साइटोप्लाज्म में ये सिट्रेट अगेन कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर ये किसकी फॉर्मेशन करता है, फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो समझ में आया, इसको समझेंगे पहले हम किसको, हमारे सटल सिस्टम को।
एसिटाइल कोएंजाइम ए सटल सिस्टम को समझते हैं। क्या है ये, व्हाट इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए सटल सिस्टम? हमने बोला कि जब भी हम फैटी एसिड की चेन बना रहे हैं तो वो जो प्रोसेस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। एनिमल सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट सेल में तो वो होती है हमारे किसमें, प्रोटोप्लास्ट के मैट्रिक्स में, पर यहाँ पे क्या इसमें होती है, साइटोप्लाज्म में। अब ये हमने बोला कि हर एक स्टेप के साथ जैसे जैसे फैटी एसिड बनेगा वैसे वैसे 2 कार्बन एटम जुड़ते जाएंगे। अब वो कार्बन एटम देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। बट हमें प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म में करनी है तो वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है सिट्रेट में, जिसको हम एसिटाइल कोएंजाइम ए सटल सिस्टम के थ्रू या सिट्रेट सटल के थ्रू करते हैं। फिर सिट्रेट किस में जाता है, साइटोप्लाज्म में, और फिर वहाँ पे उसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो कार्बन एटम सप्लाई कर सके किसको, एसिटाइल को, ताकि वो बन सके। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर सिट्रेट सटल ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एसिटाइल ग्रुप को फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स टू द साइटोसोल। इट इज़ एसेंशियल, क्यों एसेंशियल है, बिकॉज एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन नॉट क्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। और फिर जो ट्रांसपोर्टेड एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसको यूज़ कर लिया जाता है फैटी एसिड बनाने के लिए और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए। कब, जब वो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा सिट्रेट की फॉर्म में, सिट्रेट को कन्वर्ट किया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, बाद में वो एसिटाइल कोएंजाइम ए फैटी एसिड को बनाने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। ये तो क्या था, ये तो ओवरव्यू था कि ऐसा होगा, पर कैसे होगा ऐसा, ठीक है, स्टेप्स समझते हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स में ये प्रोसेस होगी। स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। देखो, इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या करता है, कंबाइन करता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में, और सिट्रेट की फॉर्मेशन करता है। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रेट बना रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, ये सिट्रेट बन गया। अब इस सिट्रेट को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोसोल में ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है या जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, ट्राइकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर, या हम कह सकते हैं सिट्रेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, कहाँ पे हो गया, साइटोप्लाज्म में। किसका ट्रांसपोर्ट हो गया, सिट्रेट का। अब क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे। किसका क्लीवेज करेंगे, सिट्रेट का क्लीवेज करेंगे। सिट्रेट को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इन साइटोसोल के अंदर जो सिट्रेट है वो क्या कर दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में और ऑक्सैलो एसीटेट में। यही दोनों जुड़ के क्या बना रहे थे, सिट्रेट बना रहे थे। अब सिट्रेट इन्हीं दोनों कंपाउंड में टूट जाएगा। ठीक है, एंजाइम क्या लगेगा, एटीपी सिट्रेट लाइज। लाइज क्या करता है, लाइसिस करता है, तोड़ता है। तो ऐसे याद रखेंगे, सिट्रेट को लाइज करने वाला सिट्रेट लाइज, इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिएक्शन क्या होगी, सिट्रेट के साथ कोएंजाइम ए बाइंड करेगा, एटीपी बाइंड करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा और एडीपी निकल जाएगी। एडीपी का हाइड्रोलाइसिस हो गया तो पायरोफॉस्फेट निकल जाएगी। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप आता है जिसमें हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम है यहाँ पे निकला है उसको यूज़ किया जाता है फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए। और जो ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पे बना है उसको रिड्यूस करके मेलेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मेलेट। अब मेलेट कैसे बनेगा, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से, जो क्या यूज़ करता है, NADH यूज़ करता है एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट NADH के साथ बाइंड करता है और हाइड्रोजन एटम के साथ बाइंड करता है और क्या करता है, रिड्यूस कर लेता है खुद को, मेलेट बनता है और हमारा NAD पॉजिटिव निकल जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, मेलेट बन गया। अब मेलेट क्या करेगा, मेलेट के भी 2 पाथवे हैं। मेलेट तो बन गया, मेलेट का क्या यूज़ है वो देखना है। सॉरी, तो मेलेट के भी 2 पाथवे हैं। ये 2 पाथवे से जाएगा। पहला पाथवे है, ये वापस किस पे आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। जब मेलेट वापस माइटोकॉन्ड्रिया में आता है तो इसको ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट एंजाइम के थ्रू, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो मेलेट को ऑक्सैलो एसीटेट में वापस कन्वर्ट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। फिर दूसरा पाथवे है, हम मेलेट का यूज़ करके क्या बनाएंगे, पायरुवेट बनाएंगे। मेलेट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पायरुवेट में। किस एंजाइम की हेल्प से, मेलिक एंजाइम की हेल्प से। तो पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और हमारा NADPH बन जाएगा। अब जो NADPH बना है यहाँ पे उसको फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए यूज़ कर लिया जाता है।
और पायरुवेट जो है दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है बाय एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेट, और ये शटल जो है ये चलता रहता है। ठीक है, अब देखो इस शटल को एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। देखो ये क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम, ये शटल सिस्टम करता क्या है, ये एसिटाइल यूनिट को मतलब कि कोएंजाइम ए को ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में पहुंचाता है सिट्रेट की फॉर्म में, ताकि फैटी एसिड की सिंथेसिस हो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट होता है, जो कैसे बना, यहाँ पे पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई, ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट टूटा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, वो है यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बाइंड होता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और सिट्रेट बनाता है। अब ये सिट्रेट भेजा जाता है यहाँ पे किसके थ्रू, सिट्रेट ट्रांसलोकेज एंजाइम्स के थ्रू, जो कैरियर प्रोटीन है वो इसको कहाँ पे भेजता है, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे सिट्रेट को तोड़ा जाता है एटीपी सिट्रेट लाइज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, देखो जो क्या करता है, सिट्रेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट में तोड़ देता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए तो फैटी एसिड की सिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाता है, और एक्सोलो एसीटेट को मेलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मेलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से, और जब मेलेट बनाया जाता है तो NADH और H पॉजिटिव की जरूरत पड़ती है, जिससे मेलेट बनता है, प्लस यहाँ पे NAD पॉजिटिव निकल जाता है। ठीक है, अब इस मेलेट को क्या किया जाता है, वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेलेट ट्रांसलोकेज कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। अब ये जो मेलेट है वो अगेन यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन करता है दोबारा से, ताकि वो साइकिल दोबारा से क्या करती रहे, चलती रहे। ठीक है, तो सिट्रेट फॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, किससे फॉर्म होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट से। सिट्रेट साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिट्रेट ट्रांसलोकेज एंजाइम की हेल्प से, या ट्रांसलोकेटर या कह सकते हैं उसको कैरियर प्रोटीन की हेल्प से। सिट्रेट फिर वहाँ पे यहाँ पे सिट्रेट लाइज की हेल्प से तोड़ा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट को रिड्यूस किया जाता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से मेलेट में। मेलेट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वापस से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पे ये दोबारा से क्या बनाता है, हमारा ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए था, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बाइंड करके सिट्रेट बनाता है, फिर इसको सिट्रेट ट्रांसलोकेज ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में सिट्रेट को तोड़ा जाता है हमारा एटीपी डिपेंडेंट सिट्रेट लाइज के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट में, जहाँ पे हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाता है, और ऑक्सैलो एसीटेट को हमारा यहाँ पे मेलेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो मेलेट वापस माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सैलो एसीटेट बना देता है, और कभी कभी मेलेट पायरुवेट में टूटता है और NADPH बनाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करता है फैटी एसिड की सिंथेसिस में। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं किया कर सकता, इसलिए उसको सिट्रेट में ट्रांसफर करा जाता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हमारा यहाँ पे इसको शटल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, शटल सिस्टम बोला जाता है। तो क्या इंपॉर्टेंस है एसिटाइल कोएंजाइम ए शटल सिस्टम की, ये एसिटाइल यूनिट को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये साइटोप्लाज्मिक एसिटाइल कोएंजाइम को सप्लाई करता है ताकि लिपिड बायोसिंथेसिस हो उसके। ये NADPH को मेलिक एंजाइम पाथवे के थ्रू प्रोड्यूस करता है जो ATP बनाएगा और फैटी एसिड की सिंथेसिस में वो ATP यूज़ कर ली जाएगी। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को लिपिड मेटाबॉलिज्म से कनेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट पहले हमारा किस में टूटता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, बट वही एसिटाइल कोएंजाइम ए लिपिड मेटाबॉलिज्म में एज ए कार्बन डोनर की तरह यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बार रिवाइज करने के बाद ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं बायोसिंथेसिस कैसे होती है किसकी, फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस कैसे होती है, तो यहाँ पे फैटी एसिड की जब बायोसिंथेसिस की बात की जाती है तो पाल्मिटिक एसिड की बात की जाती है। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन कंटेनिंग हमारा क्या होता है फैटी एसिड होता है। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट किया एसिटाइल कोएंजाइम को उसमें साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में। ठीक है, बट एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन करेगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, सिट्रेट फॉर्म करेगा, ये हमने पढ़ लिया सिट्रेट सिंथेस की हेल्प से। फिर उसको सिट्रेट शटल के थ्रू हम सिट्रेट की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में भेजेंगे, जहाँ पे वो टूटेगा
अगेन एसिटाइल कोएंजाइम में और एक्सेलो एसीटेट में। अब हमारा यहाँ पे क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए को एटीपी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके मेलोनिल कोएंजाइम ए फॉर्म करता है। मेलोनिल कोएंजाइम ए मेलोनिल कोएंजाइम ए फॉर्म करता है, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। अगर ये नहीं बनेगा तो आगे ये प्रोसेस नहीं होगी। किसकी प्रोसेस? फैटी एसिड के सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए यहाँ पे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए? विटामिन B7 चाहिए। क्या चाहिए? विटामिन B7 चाहिए। अब क्या होता है, जो फैटी एसिड सिंथेज होता है वो कैसे बनता है, सिंथेज कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है और जो मेलोनिल कोएंजाइम ए है वो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए और मेलोनिल कोएंजाइम ए फैटी एसिड सिंथेज के साथ बाइंड कर जाते हैं और एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे एज ए स्टार्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। उससे फिर बार कार्बन बाइंड होते रहते हैं और एक बड़ी चेन बना देते हैं। ठीक है, तो मेलोनिल ग्रुप कितने कार्बन प्रोवाइड करेगा? 2 कार्बन यूनिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन किसकी वजह से होती है? बीटा केटो एसाइल सिंथेज एंजाइम की वजह से। बीटा केटो एसाइल सिंथेज एंजाइम की वजह से ये एसिटाइल ग्रुप को कंडेंस कर देता है। किसके साथ? मेलोनिल कोएंजाइम ए के साथ। और हर बार क्या निकलता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? 4 कार्बन बीटा केटो एसाइल हमारा क्या फॉर्म करेगा? ACP। ठीक है, फिर क्या होता है? रिडक्शन होता है। देखो इसको इसी में समझ लेते हैं, ये प्रोसेस है पूरी। पिक्चर से समझ में नहीं आएगा, पहले हम इससे ही समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। तो पहले हम स्टेप समझेंगे फिर पिक्चर से समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है? हमारा रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है? जो बीटा कीटो एसाइल रिडक्टेज एंजाइम है वो क्या करता है? NADPH का यूज़ करता है एनर्जी सोर्स की फॉर्म में, और बीटा कीटो ग्रुप रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। जो यहाँ पे बीटा कीटो ग्रुप प्रेजेंट है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन में क्या होगा? उसको रिमूव कर दिया जाएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की फॉर्म में। ठीक है, अब जब वाटर निकलेगा तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड टूटेंगे जिसकी वजह से वैलेंसी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, एनोइल इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? एनोइल इंटरमीडिएट बनेगा। फिर सेकंड रिडक्शन होगा जिसमें एनोल रिडक्टेज NADPH का यूज़ करेगा और डबल बैंड को रिड्यूस करके एक सैचुरेटेड एसाइल चेन फॉर्म करेगा, मतलब हाइड्रोजन एटम यहाँ पे बाइंड कर देगा। फिर चेन क्या होगी? इलोंगेट होगी, उसको वापस से KS साइट में भेजा जाएगा। ठीक है, अनोदर मिलोनाइल कोएंजाइम उसमें ऐड किया जाएगा और ये स्टेप 4 से 7 बार रिपीट होगा और हर साइकिल में 2 कार्बन ऐड किए जाएंगे ताकि हमारा 16 कार्बन कंटेनिंग पाल्मिटिक एसिड फॉर्म हो उसके। ठीक है, फिर टर्मिनेशन होगा। जब 7 इलोंगेशन साइकिल हो जाएंगी तो एक 16 कार्बन कंटेनिंग पाल्मिटोइल ACP फॉर्म होगा। ठीक है, थायोएस्टरेज रिलीज करेगा। किसको? थायोएस्टरेज एक एंजाइम है जो रिलीज करता है पाल्मिटिक एसिड को पाल्मिटेट की फॉर्म में, जिसमें उसके अंदर 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो पूरी रिएक्शन क्या होती है? 8 एसिटाइल कोएंजाइम इसमें यूज़ किए जाते हैं, 7 ATP इसमें यूज़ किए जाते हैं, 14 NADPH यूज़ होते हैं, 14 हमारे प्रोटॉन आयन यूज़ होते हैं और हमारा पाल्मिटेट बनता है 16 कार्बन कंटेनिंग, 8 कोएंजाइम A बनते हैं, 7 ADP बनती है और 7 हमारे पायरोफॉस्फेट बनते हैं और 14 हमारे NADP पॉजिटिव बनती है और 6 हमारे वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होती है किसकी? पाल्मिटेट सिंथेसिस की या फैटी एसिड सिंथेसिस की। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखो जस्ट पहले हम समझते हैं कैसे मेलोनिल कोएंजाइम A फॉर्म होता है। देखो जो हमारा फैटी एसिड सिंथेसिस है वो हमने पढ़ लिया, वो साइटोप्लाज्म में होगा। हमारी एनिमल सेल में जैसे लीवर, एडिपोज टिश्यू या लैक्टेटिंग जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उनके अंदर या किसी भी टिश्यू के अंदर जो हमारा बायोसिंथेसिस होता है फैटी एसिड का वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और ये क्या करता है? फैटी एसिड प्रोवाइड करता है ताकि फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बाइंड करके टैग की फॉर्म में स्टोर हो सके या मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड बना सके या कुछ और लिपिड बना सके। तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है? पाल्मिटिक एसिड जो 16 कार्बन कंटेनिंग होता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है ये फॉर्म क्या होता है? फॉर्म क्या होता है इसका? ठीक है,
फॉर्म क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होती है। देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए था जो माइटोकॉन्ड्रिया से आता है सिट्रेट की फॉर्म में, फिर सिट्रेट लाइज उस पर एक्ट करता है जिसकी वजह से हमारा सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में और ऑक्सैलो एसीटेट में। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया से आ गया, किसमें, सिट्रेट के सटल में। ठीक है, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए बायोटिन की प्रेजेंस में एटीपी और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्शन करता है और मेलोनिल कोएंजाइम ए फॉर्म करता है। ये मेलोनिल कोएंजाइम ए है जिसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हटा के कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया गया है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप को हटा के कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया गया है। इस वजह से यहाँ पे जो इनहिबिशन होती है मेलोनिल कोएंजाइम ए की वो पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए करता है, पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए करता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स का। किसका आता है, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स का आता है, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स का आता है। ठीक है, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स का आता है। एक सेकेंड, देखो इसको देखने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप होता है मेलोनिल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस। अगर मेलोनिल कोएंजाइम ए नहीं बना तो फैटी एसिड नहीं बन पाएगा, इसलिए एसिटाइल कोएंजाइम ए को मेलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेटर का काम कौन करते हैं, कुछ कोफैक्टर जैसे एटीपी, बायोटिन और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये कोफैक्टर्स हैं। एक ये जरूरी है हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवेटर कौन है, इस एंजाइम का एक्टिवेटर कौन है, इस एंजाइम को एक्टिवेट कौन करेगा, इंसुलिन हार्मोन करेगा, सिट्रेट करेगा और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट करेगी। इंसुलिन करेगा, सिट्रेट करेगा और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट करेगी। और इसको इनहिबिट कौन करेगा, इसको इनहिबिट करेगा इंसुलिन ही, इसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, नहीं इंसुलिन कैसे इनहिबिट करेगा, इसको इनहिबिट करेगा हमारा ग्लूकागन इसको इनहिबिट करेगा। एपिनफ्राइन जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन, एपिनफ्राइन इसको इनहिबिट करेगा, ग्लूकागन इसको इनहिबिट करेगा। हाई फैट डाइट इसको इनहिबिट करेगी क्योंकि फैट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। और पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए भी इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। फास क्या होता है, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स होता है। फैटी एसिड सिंथेसिस ओक्योर ऑन द मल्टी फंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे होती है, मल्टी फंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स के ऊपर होती है। ठीक है, फास्ट बनता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो फैटी एसिड सिंथेसिस है वो मल्टी फंक्शनल एंजाइम की वजह से होती है, जिसको फैटी एसिड सिंथेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड सिंथेज। इसमें क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं, केएस का मतलब क्या है, यहाँ पे केएस का मतलब है बीटा कीटो असाइल सिंथेज एंजाइम। एटी का मतलब है असाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। एसीपी का मतलब है असाइल कैरियर प्रोटीन। केआर का मतलब है बीटा कीटो असाइल रिडक्टेज, बीटा कीटो असाइल रिडक्टेज। डीएच का मतलब क्या है, डिहाइड्रेटेज। और ईआर का मतलब क्या है, एनोइल रिडक्टेज। और टीई का मतलब क्या है, थायोएस्ट्रेज। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे एंजाइम मिलके फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है, जैसे केएस बीटा केटोएसाइल सिंथेज, एटी यानी कि एसाइल ट्रांसफेरेज, एसीपी यानी कि एसाइल कैरियर प्रोटीन, केआर बीटा केटो एसाइल रिडक्टेज। और डीएच क्या है, डिहाइड्रेटेज। और ईआर क्या है, एनोइल रिडक्टेज। और टी क्या है, थायोएस्ट्रेज। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, फैटी एसिड हमारा सिंथेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इसमें एसीपी है, क्या है, एसीपी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइल कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइल कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। ये फैटी एसिड चेन को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक रोबोटिक आर्म की तरह काम करता है जो फैटी एसिड चेन को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम पे भेजने का काम करता है, एक एंजाइम को दूसरे एंजाइम से भेजने का काम करता है। तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा और मेलोनिल कोएंजाइम ए कैसे बनेगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है, इलोंगेशन कैसे होती है। देखो हमने देखा कि हर एक साइकिल 2 कार्बन ऐड कर देती है, किससे, मेलोनिल कोएंजाइम ए से 2 कार्बन यूनिट ऐड करती जाती है। तो यहाँ पे मेलोनिल कोएंजाइम ए क्या है हमारा, ये तो डोनर है, डोनर है 2 कार्बन यूनिट का। और एसिटाइल कोएंजाइम ए बिल्डिंग ब्लॉक है। सबसे पहले यहाँ पे 2 जो कार्बन देगा वो एसिटाइल कोएंजाइम ए देगा, उसके बाद जो ऐड करता जाएगा वो मेलोनिल कोएंजाइम ए होगा, डोनर होगा।
तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, पहले तो हमारा मेलोनिल, पहले तो हमारा क्या बनता है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा क्या बनता है, देखो ये बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो कन्वर्ट होता है किसमें, मेलोनिल कोएंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट होता है, मेलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और कुछ हमारे यहाँ पे क्या बनाता है, ठीक है, मेलोनिल कोएंजाइम ए बनाता है। और कुछ क्या होता है, सबसे पहले हमारे जो रिएक्शन होती है वो होती है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में केएस एक्ट करता है, जिसमें एसिटाइल ग्रुप और मेलिन ग्रुप दोनों कंबाइन हो जाते हैं। देखो एसिटिल ग्रुप एक कोलिन ग्रुप है, दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होती है और कार्बन की चेन बढ़ जाती है, 4 कार्बन कंटेनिंग रिंग बन जाती है। देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन कंटेनिंग रिंग बनी क्योंकि इसमें 2 चीज़ें बाइंड हो रखी हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक मेलोनिल ग्रुप, ठीक है। तो 4 कार्बन बन गए। फिर इसका रिडक्शन किया जाता है केआर के थ्रू, जिसमें क्या होता है NADP H+H पॉजिटिव का यूज़ करके उसको हाइड्रोलाइज, मतलब उसको हमारा क्या करा जाता है, यहाँ पे NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन जब होता है तो बीटा कीटो ग्रुप रिड्यूस कर दिया जाता है, किसमें, हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। देखो यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट था, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंड कर दिए। तो हम कीटोन बॉडी को रिड्यूस कर रहे हैं किसमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। और NADPH की फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हुई है। फिर क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे बीटा कीटो ग्रुप है वो रिड्यूस कर दिया गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। उसके बाद डिहाइड्रेशन की प्रोसेस आती है, जिसमें वाटर को रिमूव किया जाता है। जब वाटर रिमूव करेंगे, यहाँ से वाटर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे डिसबैलेंसी आएगी, जिसको यहाँ पे ठीक करने के लिए डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। फिर होती है रिडक्शन। रिडक्शन में भी हम क्या करते हैं, NADP H का यूज़ करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। और फिर हमारा बनता क्या है, रिडक्शन होके सैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाता है, ठीक है, जिसमें हमारी यहाँ पे कितने 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, यानी कि 2 कार्बन से ऊपर की रिंग होगी, 4 5 6 7 8 जो भी है। तो यहाँ पे 2 कार्बन कंटेनिंग रिंग से ऊपर होती है रिंग। फिर दोबारा से इसको तोड़ दिया जाता है मेलोनिल कोएंजाइम ए में, दोबारा से ये साइकिल रिपीट होती रहती है, ठीक है, ये साइकिल क्या है, रिपीट होती रहती है। फिर तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिट्रेट शटल के थ्रू वो सिट्रेट की फॉर्म में आए, फिर साइटोप्लाज्म में आके वो एसिटाइल कोएंजाइम ए और हमारा ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो गया। जब वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ बाइंड की प्रेजेंस में, बायोटीन और ATP की प्रेजेंस में वो मेलोनिल कोएंजाइम ए बनाता है, जो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करता है और कंडेंसेशन करता है, रिडक्शन करता है, डिहाइड्रेशन करता है और अगेन रिडक्शन करके वो पाल्मिटिक एसिड बनाता है जो 16 कार्बन कंटेनिंग होता है। तो साइट क्या है इसकी, साइटोसोल है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। रिड्यूसिंग पावर किसके पास है, NADPH के पास है। विटामिन रिक्वायर होता है बायोटीन, विटामिन B7 एंड प्रोडक्ट होता है पाल्मिटिक एसिड, 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड यहाँ पे बनेगा। एंड साइकिल में 2 कार्बन ऐड करे जाते हैं। टोटल इलोंगेशन इसकी जो चेन की इलोंगेशन है वो कितनी साइकिल में होती है कंप्लीट, 7 साइकिल में कंप्लीट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड की, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे बनते कैसे हैं, चेन कैसे बनती है। अब देखते हैं अनसैचुरेशन कैसे होती है फैटी एसिड की। देखो जब किसी भी फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो हाइड्रोकार्बन चेन जो फैटी एसिड के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। कॉन्फिग्रेशन होती है डबल बैंड की बॉन्ड की, जिस कॉन्फिग्रेशन मतलब वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, डबल बैंड सिस में हो रहे हैं या ट्रांसफॉर्म में हो रहे हैं, ठीक है। और चौथा होता है इफेक्ट ऑफ अनसैचुरेशन, क्या इफेक्ट पड़ रहा है फिजियोलॉजिकल स्टेट पे फैटी एसिड की अनसैचुरेशन की वजह से। एक होता है नेचुरल ऑक्यूरेंस। तो सबसे पहले समझते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। इसमें क्या होगा, मोनो मतलब सिंगल, तो ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है और हाइड्रोकार्बन की चेन के टर्मिनल एंड पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइंड हो रहा है, COOH बाइंड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बीच में एक सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है, इस वजह से क्या मोनोसैकेराइड है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2ON, CnH2n-
2ON, CnH2n-2ON। एग्जाम्पल क्या है इसका? ओलिक एसिड है। क्या है? ओलिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखो ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, इस पे एक टर्मिनल एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, बीच में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक हमारा 9th पोजीशन पे, एक हमारा 12th पोजीशन पे। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2XON। एक्स का नंबर क्या है? डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? लाइनोलिक एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। लाइनोलिक एसिड को ओमेगा 6 फैटी एसिड ही बोलते हैं। वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। अल्फा लाइनोलिक जो एसिड होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसमें देखो 9th 12th और 15 पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट है इन बिटवीन, और एंड पॉइंट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइंड हो रखा है। तो ये हमारा क्या बन गया? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन गया। इसका एग्जांपल क्या है? हमारे 2 एग्जांपल होते हैं। एक होता है हमारा ओमेगा 6 फैटी एसिड यानी कि लाइनोलिक एसिड, जिसमें डबल बॉन्ड 18 या 9th या 12th पोजीशन पे होंगे डबल बॉन्ड। अल्फा लाइनोलिक एसिड जो होता है उसमें डबल बॉन्ड होते हैं 9th पोजीशन पे, 12th और 15 पे, इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये पोजीशन होती है डबल बॉन्ड की वो इंडिकेट की जाती है डेल्टा के थ्रू, जैसे यहाँ पे डेल्टा 9 लिखा हुआ है, डेल्टा 12 लिखा होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ऑयलिक एसिड में 18:1 लिखा है, डेल्टा 9, मतलब कि एक हमारा डबल बॉन्ड है, 18 कार्बन चेन प्रेजेंट है, उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 9th पोजीशन पे। ये बोला गया है ओलिक एसिड में, जो कि हमारा क्या होता है? ओलिक एसिड होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंडिकेट किए जाते हैं आफ्टर कोलोन। पहले तो हम 18 रखेंगे, 18 मतलब इतने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, फिर 1 लिखेंगे, 1 डबल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है या 3 डबल बॉन्ड है, उसके बाद हम डेल्टा से मेंशन करेंगे कि किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, कॉन्फिगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड। मोस्ट नेचुरल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या होती है? जो नेचुरली पाए जाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उनकी कॉन्फिगरेशन होती है सिस कॉन्फिगरेशन। सिस में क्या होंगे? डबल बॉन्ड जो होंगे वो हमारे सेम साइड में प्रेजेंट होंगे, मतलब जो हाइड्रोजन एटम बाइंड हो रखा है डबल बॉन्ड से, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन एटम बाइंड हो रहा है, ये सेम साइड में है, तो ये सिस कॉन्फिगरेशन है। इससे किंक फॉर्म होता है चेन में और पैकेजिंग डिक्रीज हो जाती है। और अगर हमारी सिस डबल बॉन्ड कॉन्फिगरेशन किसी फैटी एसिड के अंदर प्रेजेंट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। क्या होगा? लो होगा। ट्रांस डबल बॉन्ड। ट्रांस डबल बॉन्ड में जो हाइड्रो एटम्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो ये ट्रांस कॉन्फिगरेशन होगी। ये चेन स्ट्रेट रहेगी और इसमें पैकेजिंग भी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, नेचुरल ऑक्यूरेंस की बात करें तो मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे सिस होते हैं। ट्रांस फैटी एसिड मेनली ड्यूरिंग पार्शियल हाइड्रोजनेशन, जब हम करते हैं वेजिटेबल का, तब फॉर्म होते हैं, जैसे वनस्पति घी में, है ना। ये हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। लास्ट कैटेगरी जो यहाँ पे बचती है वो है इफेक्ट्स ऑफ अनसैचुरेशन। फिजिकल स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अनसैचुरेशन जितनी बढ़ेगी, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड बढ़ेंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, उतना ज़्यादा वो फ्लूइड होएगा, यूजली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और जितना कम अनसैचुरेशन होगी उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ज़्यादा वो सॉलिड होगा, घी की फॉर्म में, बटर की फॉर्म में। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो डबल बॉन्ड नहीं होता तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, और मोर ज़्यादा वो सॉलिड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी सॉलिड होंगे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लूजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड होते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं, मतलब कि उसको हाई टेम्परेचर पे पिघलने नहीं देते, लो टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होने देते। असेंशियल फैटी एसिड लाइक लाइनोलिक एसिड, और ये क्या है? ओमेगा 6 फैटी एसिड, और अल्फा लाइनोलैनिक एसिड यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं और ऑब्टेन से डाइट से ऑब्टेन किए जाते हैं। हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो पोजीशन H की सेम साइड में है तो सिस, अपोजिट साइड में है तो ट्रांस। शेप बेंट होगी, किंक होंगे और ये स्ट्रेट होगी। पैकिंग लूज होगी सिस में और टाइट होगी किसमें? ट्रांस में। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा सिस में और हाई किस में होगा? ट्रांस में। और जो सिस कॉन्फिगरेशन है वो नेचर में कॉमनली पाई जाती है, ट्रांस रेयरली देखने को मिलती है। हेल्थ इफेक्ट गुड होगा हमारा सिस, और ट्रांस क्या होगा? हार्ट डिजीज़ कोज कर सकता है, इसलिए इसको बैड हम बोलते हैं। ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं? हम बैड बोलते हैं इसको।
बैड फैट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है बायोसिंथेसिस किसकी, फैटी एसिड की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन की। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। और मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरी वीडियो लेक्चर या मेरा कंटेंट कुछ भी आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो एंड मोटिवेट मी फॉर मेकिंग more beautiful videos for you and easy videos for you. Thank you so much again.